Hi everyone, I am Rahul Kumar. Now, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा साइबर क्राइम के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिया गया है ताकि जो साइबर क्राइम है वो रुक सके। साइबर क्राइम रिलेटेड इशू एक कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड मैनर से डील हो सके, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं साइबर क्राइम है क्या, कितने तरह के साइबर क्राइम्स देखने को मिलते हैं, इंडिया में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से चैलेंजेस हैं, साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए इंडिया के द्वारा कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं टू कॉप अप विद साइबर क्राइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं साइबर क्राइम है क्या। साइबर क्राइम में कंप्यूटर को एज अ टूल यूज़ किया जाता है टू कमिट एन ऑफेंस। जैसे आप लोगों ने बहुत से ऐसे इशूज़ सुने होंगे, जैसे कि कोई लॉटरी के बहाने से वो OTP मांग लेते हैं, या फिर जो ATM के CVV पासवर्ड्स हैं ATM कार्ड के वो मांग लिए जाते हैं। कंप्यूटर सुन रहे होंगे कि कंप्यूटर के बहुत सारा कंप्यूटर हाईजैक भी हो जाता है, हाइक हो जाता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना ही होगा अकीरा वायरस के बारे में। ये एक रैंसमवेयर है जो कि कुछ फिरौती का डिमांड करता है। तो ये अकीरा अटैक अभी तो न्यूज़ में है। तो ये रहा साइबर क्राइम का डिफिनीशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो साइबर क्राइम है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साइबर क्राइम में बहुत सारे इलीगल और अनऑथराइज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करके वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स कमिट किए जाते हैं। साइबर क्राइम में एक वाइड रेंज ऑफ ऑफेंस को कवर किया जाता है। इससे इंडिविजुअल भी अफेक्ट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी अटैक किया जा सकता है, और इवन गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी अफेक्ट हो सकते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं साइबर क्राइम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें ऑनलाइन सर्विस को अनअवेलेबल कर दिया जाता है। इसमें जो नेटवर्क है वो सही से काम नहीं करता है, सर्वर डाउन कर देता है। इसमें वैरायटी ऑफ सोर्सेज के थ्रू साइट्स और साइट्स के ट्रैफिक को डाउन कर देता है। नेक्स्ट साइबर क्राइम के टाइप का बात करें तो वो है बोटनेट। बोटनेट एक तरह का नेटवर्क है जो कि हैकर रिमोट एरिया से भी कंट्रोल कर लेता है। हैकर के द्वारा स्पैम मैसेज या स्पैम कॉल भेजा जाता है और उसके ज़रिए ये क्राइम करता है। थर्ड साइबर क्राइम के टाइप्स का बात किया जाए तो आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें यूजर्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को साइबर क्रिमिनल्स हैं वो हासिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनके रिपुटेशन को टार्निश करने का काम करते हैं। उन्हें बदनाम करने का धमकी दी जाती है और उससे रैंसम भी वसूला जाता है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट में यूजर्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डरा धमका के पैसा वसूलने का काम किया जाता है। फोर्थ टाइप ऑफ साइबर क्राइम का बात किया जाए तो साइबर स्टॉकिंग। ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। इसमें ऑनलाइन हैरेसमेंट किया जाता है यूजर्स को, बहुत सारे ऑनलाइन मैसेजेस भेज करके और स्पैम ईमेल्स भेज करके। टिपिकली साइबर टॉक में सोशल मीडिया का, वेबसाइट्स का और सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है यूजर्स को डराने के लिए, और फिर उसको ऑनलाइन हैरेस किया जाता है और पैसे मांगे जाते हैं। फिफ्थ टाइप का बात करें तो वह फिशिंग। फिशिंग एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जो कि यूजर्स के डेटा को चुराया जाता है, उसके लॉगिन आईडी को चोरी कर लिया जाता है, उससे कभी कभी क्रेडिट कार्ड नंबर मांग लिया जाता है, CVV कोड या OTP बताने को बोला जाता है। तो ये सब फिशिंग के अंतर्गत आता है। समझते हैं इंडिया में कौन कौन से चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। तो पहला है प्रॉफिट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर माइंडसेट। इंडिया में पोस्ट लिबरलाइजेशन का बात करें यानी 1991 के बाद, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम सेक्टर, ये सब में लार्ज अमाउंट में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट देखा गया। और ये जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, रैदर इन लोग का ज़्यादा फोकस होता है मोर प्रॉफिट की तरफ। तो ये सिर्फ प्रॉफिटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप करते हैं, क्योंकि इन लोग के द्वारा सोचा जाता है कि साइबर अटैक प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देगा। इसीलिए साइबर अटैक प्रिपेयर्डनेस को लेकर कोई स्टेप्स नहीं लेते हैं। इसमें जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं, और वो प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इन्वेस्टमेंट को लेकर कभी भी सीरियस नहीं होते हैं। तो ये प्रॉफिट फ्रेंडली माइंडसेट होने के कारण इंडिया में साइबर रिलेटेड क्राइम देखने को मिलता है। सेकेंड है एब्सेंस ऑफ सेपरेट प्रोसीजरल कोड। जो साइबर रिलेटेड ऑफेंस होता है, इसमें जो इसके लेकर के इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसके लिए किसी भी तरह का सेपरेट प्रोसीजरल कोड नहीं बनाया गया है, जिससे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस इंडिया में देखने को मिलता है। थर्ड का बात करें ट्रांसनेशन
नेचर ऑफ साइबर अटैक्स। मोस्ट ऑफ द जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो ट्रांसनेशनल होता है। करने का मतलब कि अगर कोई साइबर क्राइम इंडिया में हो रहा है तो जो साइबर अटैकर्स रहेगा वो किसी और कंट्री में हो सकता है, पाकिस्तान, चाइना या कोई और कंट्री में भी बैठ करके वो करते हैं। तो फॉरेन टेरिटरीज में इन लोग होने के कारण एविडेंस कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और ये एक ट्रेडी प्रोसेस होता है। फोर्थ है एक्सपेंडिंग डिजिटल इकोसिस्टम। पिछले कुछ सालों से आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि इंडिया में जो डिजिटाइजेशन है वो बहुत फास्ट वे से अडॉप्ट किया गया है। जैसे ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का बात कर लें या फिर जितने भी सर्विसेज का बात कर लें तो धीरे धीरे वो सब ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा है। जो इंडिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है जैसे कि 5G का आना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इंटरनेट कवरेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। इससे इंडिया में इंटरनेट कनेक्टेड इकोसिस्टम बन रहा है और ये डिजिटाइजेशन होने से सिटीजन्स जितने भी अपने डेटा है उसको डिजिटली अब स्टोर करना चाहते हैं। इंडिया में अब जितने भी ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं वो मेनली अब ऑनलाइन जरिए के थ्रू ही देखने को मिलता है, जो कि हाइकर्स और साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। क्योंकि इंडिया में जो पीपल्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो तो नए नए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करने में प्रॉब्लम्स होता है, तो इसलिए भी इंडिया में साइबर रिलेटेड अटैक्स देखने को मिलते हैं। और जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी का बात करें तो जो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ऑफेंस होते हैं वो भी अंडर रिपोर्टेड देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसको डील करने के लिए जो एक्सपर्टीज़ का ज़रूरत होता है वो इंडिया के पास नहीं है और जो अथॉरिटी है वो भी नहीं बनाया गया है, जिसके कारण इसमें भी साइबर क्राइम्स रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। ऑल्दो स्टेट साइबर लैब्स कैपेबल हैं कि वो हार्ड डिस्क और मोबाइल फ़ोन्स को एनालाइज कर सकें, ये अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं एज अ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए अब हम लोग समझते हैं इंडिया में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं टू टैकल साइबर क्राइम। फर्स्ट है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन। गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस लेवल में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है रिगार्डिंग साइबर फ्रॉड। इस अवेयरनेस कैंपेन में बताया जा रहा है जो हम लोग पासवर्ड बनाते हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तैयार करना चाहिए ताकि वो ईजिली से हैक ना हो सके। एक यूनिक पासवर्ड होना चाहिए और जो पब्लिक वाईफाई होता है उसका एक केयरफुल इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि साइबर क्राइम से बचा जा सके। सेकेंड है साइबर इंश्योरेंस। बहुत से ऐसे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिसमें साइबर क्राइम का खतरा हमेशा बना रहता है, तो उसी को लेकर के साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को डेवलप किया जा रहा है और ये जो कस्टमाइज पॉलिसी है वो हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशंस को। एक कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा अगर किसी तरह का रिलीवेंट साइबर अटैक देखने को मिलता है। तो ये साइबर इंश्योरेंस में फाइनेंशियल कवरेज को कवर किया जाता है। अगर कोई साइबर रिलेटेड क्राइम होता है, इसमें कुछ लॉसेस जो देखने को होता है तो उसको फुलफिल करने का काम करता है और फाइनेंशियल इम्पैक्ट को मिटिगेट करने का काम करता है। साइबर इंश्योरेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्विकली रिकवर में हेल्प करता है और वो अपने काम को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड है डेटा प्रोटेक्शन लॉ। डेटा को न्यू करेंसी भी कहा जाता है, इसीलिए इंडिया में एक स्ट्रिंजेंट डेटा प्रोटेक्शन रिजिम का होना जरूरी है और इसी को लेकर के यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और इंडिया के द्वारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 लाया गया है ताकि लोगों का डेटा प्रोटेक्ट हो सके। फोर्थ है कोलैबोरेटिव ट्रिगर मैकेनिज्म्स। इंडिया जैसे कंट्री में जो सिटीजन्स हैं वो मोर वल्नरेबल है रिलेटेड टू साइबर क्राइम, इसीलिए एक कोलैबोरेटिव ट्रिगर मैकेनिज्म का होना जरूरी है। इस मैकेनिज्म के थ्रू जितने भी पार्टीज़ हैं और लॉ इन्फोर्सर्स हैं वो जल्द से जल्द सिटीजन के सेफगार्ड के बारे में सोचेंगे और साइबर क्राइम को कम होने से रोकेंगे और इससे बिजनेसेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर के इंडिया के द्वारा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है जो कि सेंट्रलाइजिंग साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करने का काम करेगा और डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करने का काम करेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे साइबर क्राइम है वो कम हो सके। तो फर्स्ट है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। हमारे देश में जितने भी तरह के साइबर क्राइम होते हैं तो उसको लेकर ये सेंटर कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा और साइबर क्राइम को टैकल करने का काम करेगा। सेकेंड है नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी। ये अर्ली स्टेज में साइबर फॉरेंसिक असिस्टेंट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेशनिंग ऑफिसर को। जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहते हैं उसको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के जरिए नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी का एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड है CY ट्रेन पोर्टल। ये एक प्रकार का मैसिव ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर, प्रोसिक्यूटर्स को साइबर रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह का ऑनलाइन कोर्सेस है वो साइबर रिलेटेड
इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक में और प्रोसिक्यूशन में मदद करता है। फोर्थ है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए कोई भी पब्लिक साइबर क्राइम रिलेटेड इशू को रिपोर्ट कर सकता है। ये स्पेशली वीमेंस और चिल्ड्रंस रिलेटेड क्राइम्स को फोकस करता है। फिफ्थ है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस सिस्टम के थ्रू अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो उसका इमीडिएट रिपोर्टिंग किया जा सकता है और असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जा सकता है इन लॉडिंग विद ऑनलाइन साइबर कंप्लेंट थ्रू टोल फ्री हेल्पलाइन। सिक्स्थ है क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम। ये स्कीम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम करता है फॉर डेवलपिंग कैपेबिलिटीज ऑफ लॉज इन्फोर्समेंट एजेंसी इन इन्वेस्टिगेटिंग साइबर रिलेटेड क्राइम्स। सेवेंथ है ज्वाइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम्स। इसको बनाया गया है ताकि जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है स्टेट और यूटीज़ में उसके बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ सके, पर्टिकुलरली इन एरियाज विथ मल्टी जुरिडिक्शनल इशूज़ रिलेटेड साइबर क्राइम्स। जहाँ पे जुरिडिक्शन साफ नहीं है कि वो किसके जुरिडिक्शन में आता है, तो उसी के लिए ये ज्वाइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम्स बनाया गया है। एट्थ है सेंट्रल असिस्टेंट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस। पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए स्टेट और यूटीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मॉडर्न वेपनरी को एक्वायर करना, एडवांस कम्युनिकेशन फॉरेंसिक इक्विपमेंट खरीदना हो गया हो या साइबर पुलिसिंग इक्विपमेंट खरीदना हो गया, तो इसके लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूजन का बात करें तो यह बहुत क्रिटिकल हो जाता है टू इंश्योर ग्लोबल कोऑपरेशन थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ज्वाइंट एफर्ट्स इन साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज मोस्ट साइबर अटैक ओरिजिनेट फ्रॉम बियॉन्ड द बॉर्डर। क्योंकि जितने भी साइबर अटैक्स हैं वो दूसरे कंट्री से होते हैं, इसीलिए ग्लोबल कोऑपरेशन ज़रूरी है। तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि जो कॉरपोरेट्स हैं और रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वो मिलकर इस गैप को एड्रेस करने का काम करें और एक सिक्योरिटी सिस्टम लेयर क्रिएट करें जिसमें कि इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सके, जितने भी डिफरेंट लेयर में जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं उसको लेकर डील कर सके। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।